लेकिन मेरी आंखें फूलन को खोज रही थी और मुझे फूलन नहीं मिल रही थी। और इसलिए नहीं मिल रही थी कि मेरे दिमाग में जो फूलन के बारे में समझ आई थी, सोचा था कि इंडिया बैंडिट क्वीन है तो एकदम शेर की तरह होगी। हाँ, वो तस्वीरें माला सेन ने किताब लिखा इंडिया बैंडिट क्वीन, उसमें छपी हैं, जो भी इंटरनेशनल पब्लिशिंग है, और उसी किताब के आधार पर इंडिया बैंडिट क्वीन फिल्म बनी है। और उस किताब में मेरा मेंशनिंग है, खूब नाम दिखेगा कि बगल का एक गैंग था मलखान सिंह का, उसके लोगों ने फूलन, दोनों विरोधी गैंग, हाँ, तो फूलन के एक आदमी उधर टहल रहा था, उसको उन्होंने पीट दिया। अब पीट दिया तो भागा आया कि मुझे पीट दिया। फोटो शूट के दौरान ही मैं इधर शूट कर रहा था, उसको उधर कहीं पीट दिया, दूसरी तरफ बाहर गया था वो पीट दिया। तो फूलन, अब तब तक मैं ब्लैक एंड व्हाइट तो शूट कर लिया था, कलर रोल लोड कर रहा था, कलर एक छिपा के ले गया था स्लाइड, ताकि मैगजीन का कवर बनेगा। लोड करने जा रहा हूँ, तब तक ये कहती है कि 5 मिनट बैठो, मलखान के लोगों को मैं पीट के आती हूँ। लट उठा लिया उसने। अरे मैंने कहा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा। मैं उसको बहुत पकड़ के बैठाया कि मैं मुश्किल हुई। अरे कोई मुश्किल होगी, मैं हूँ ना, मैं पीट के अभी आती हूँ। ऐसा पीट के आई कि क्या कि वहाँ एक पगली घंटी कहते हैं, जेल में बजती है, वो बज गई। और इसके बाद भगदड़ शुरू हुई और मैं अंदर ही हूँ। और मैं कहा कि अब तो गया काम से, अब मैं कैमरे को कैसे बचाऊँ, शॉट कैसे बचेगी, चिंता ये है। मैंने देखा उसके चारपाई के नीचे एक एल्युमिनियम का पतीला था, मैं उसमें कैमरे को रखा, उल्टा कर दिया। हाँ, पुलिस आई, मैं बहुत डरा हुआ था। तो उस दिन मैं बहुत डरा था। उस दिन पूरी पोल खुल, जंगल में नहीं डरा था, वहाँ डरा हुआ था। वहाँ डरा ये था कि सारा नाश हो जाएगा मेरा, मालूम हो गया। तो बोले ये कौन है? मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा कपड़ा धपड़ा से ऐसा नहीं पहना था, मैं ऐसा पहना था कि बिल्कुल गाँव से कालपी से आया हूँ, थैला वाला लिए हुए। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया और वो देख वो के अपने चले गए। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला, फिल्में मैं और कैमरा रुक्मणी को दे दिया, उसने अपनी टोकरी में डाली, अपने घर ले गई। वहाँ से मैं गया उसके घर, अपना सामान उठाया और भागा दिल्ली की तरफ की, जान बची लाखों पाए, लौट के दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका अक्सनगार सहाफ़ी यानी स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट हूँ। और मेरे साथ में बैठे हैं समाचार पत्र की दुनिया के बेताज बादशाह, कलकत्ता से प्रकाशित, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति को कवर करने वाले, जूनियर फोटोग्राफर से शुरुआत की, चीफ फोटोग्राफर तक पहुँचे। उसके बाद द पायनियर, भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी और दैनिक जागरण के फ़ोटो एडिटर रहे। तो समझ सकते हैं आपका जीवन सर का बहुत लंबा निकला और बहुत ही समाचार पत्र की दुनिया में नए आयाम दिए। तस्वीरों के माध्यम से समाचार को पढ़ना सिखाया लोगों को। इस पर एक शायरी के माध्यम से अगर मैं बात कहूँ, गूंगे बनकर कहना सीखो, बहरे बनकर सुनना, बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा जलना। तो यही सर की क्वालिटी है। सर गूंगे बहरे को भी अपनी भाषा में समाचार पत्र को सुनाने का काम कर देते हैं। और हमारे बीच में हैं सर श्री जगदीश यादव जी। आदरणीय जगदीश यादव जी, आपका अलीगढ़ में स्वागत है जी। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप अलीगढ़ आए और हमको आपने समय दिया। सर क्यों ना श्रोता और दर्शक आपकी सुरीली आवाज़ सुनने के लिए बेताब हैं, अंदाज में परिचय दें। हाँ, दरअसल मैं पहले शुरुआती दौर में फोर्स में भर्ती हो गया और जब काम करना शुरू किया तो 3 साल बाद लगने लगा कि मैं कुछ ठीक जगह नहीं हूँ। तो मैं निकलने की जुगत बनाया और 4 साल 4 महीने बाद मैंने फोर्स की नौकरी, भारत सरकार की नौकरी छोड़ करके अखबार ज्वाइन किया। वो अखबार था आनंद बाज़ार ग्रुप, जिसका एक बहुत मशहूर अखबार है, आज भी मशहूर है, द टेलीग्राफ। उसके जूनियर के रूप में ज्वाइन किया मैंने और 23 साल सेवाएं दिया। अंतिम क्षण में, अंतिम सालों में मैं था चीफ फोटो जर्नलिस्ट। उसके बाद मैं वहाँ से मूव हुआ और मूव इसलिए हुआ कि तस्वीरों की दुनिया बदल रही थी, डिजिटलाइजेशन पे जा रहा था और एजेंसियों की भरमार थी। तो स्थानीय तस्वीरें चूँकि टेलीग्राफ में नहीं छप सकती हैं, खाली राष्ट्रीय राजनीति छप सकती है, राष्ट्रीय घटनाएं छप सकती है। तो मैं ऐसे अखबार की तलाश में था जिसमें तस्वीरों को ज़्यादा प्रमुखता मिले। तो मैंने ज्वाइन किया पायनियर। पायनियर अखबार के में जो तस्वीरों का क्रम है, मैं उसको नहीं देखता था, बल्कि उनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था दर्पण। दर्पण पत्रिका इंडियन एयरलाइंस के पैसेंजरों को पढ़ने के लिए होती थी। हवाई जहाज़ में बैठेंगे तो आप कल्पना करें कि पढ़ेंगे कि देखेंगे, आपके पास समय नहीं है। तो निश्चित रूप से वो पत्रिका इस तरह की तस्वीरें छापती थी कि तस्वीरों में पैसेंजर खोया रहे और टेक्स्ट की जगह वहाँ कम मिलती थी। बहुत आनंद आया। 3-4 साल निकालने के बाद एक ऑफ़र मिला दैनिक भास्कर से, फ़ोटो एडिटर के रूप में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पर जो
हिंदी जर्नलिज्म का पहला मेरा अखबार था, पहले अंग्रेजी अखबारों में ही था। तो हिंदी जर्नलिज्म में लगा कि मैं कोई सेट नहीं हो पा रहा हूँ, और जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसको टेक कर लेने वाले लोग वो मेरे से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सोच का फ़र्क होता है हिंदी अंग्रेजी में। तो मैं वहाँ से निकल गया और फिर मैं जुड़ा यूनिसेफ के साथ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ, और बालकों को, बच्चों को, स्कूली छात्रों को मैंने मीडिया सिखाना शुरू किया कि अपनी बात कहने का मीडियम एक कैमरा भी होता है। जो कुछ नहीं कह सकते बच्चे, वो दिखा करके अपनी बात समझा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को मैं चलाया तकरीबन पौने 2 साल तक। पत्रकारिता मीन्स उनके अखबार लोगों के लिए कुछ दूसरे रूप में थे। वो दीवार अखबार बनाते थे, बोलते हैं दीवार अखबार, अंग्रेजी में कहते हैं वॉल न्यूज़पेपर। वो अखबार के रिपोर्टर स्कूली बच्चे, 8वीं 7वीं 9वीं के, 10वीं से ऊपर के नहीं, और वो उसके फोटोग्राफर भी बच्चे, और उसके सब एडिटर भी बच्चे, और उसके शीर्षक भी बच्चे, उसके एडिटर भी बच्चे। हम छूते नहीं थे हाथ से, हम गाइड करते थे ब्लैक बोर्ड। कॉम्बिनेशन बना दिया बच्चों को जागरूक करने के लिए। हाँ, मैंने कहा कि लेखनी और देखनी 2 मीडियम होता है अखबार का। तो लेखनी तो सीखो, देखनी भी सीखनी है तुम्हें, दिखा करके खबर को बताना। तो वो बच्चों से मुझे काफ़ी संतोष मिला। संतोष इस तरह का मिला कि बच्चों ने ही मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि एक ले मैन को फोटोग्राफी कैसे सिखाई जाती है, जो ABCD नहीं जानता, उसको फ़ोटो खींचना सिखाना है। तो ये बच्चों को सिखाते सिखाते मैं सीख गया कि मैं एक अनजान को कैसे सिखा सकता हूँ। तो ये रहा, और वो क्रम चला। वो जो एक प्रोजेक्ट के रूप में था 1.5 पौने 2 साल का, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। फिर मैंने ज्वाइन किया अमर उजाला एज फ़ोटो एडिटर। दिल्ली में बैठता था, सभी एडिशनों को देखता था, उस पर नज़र रखता था। उसमें कुछ समय लगाया, कुछ वर्ष, और फिर बाद में पंजाब केसरी समूह का, जलंधर वालों का एक अखबार निकला दिल्ली से, नवोदय टाइम्स, और उसके संपादक के साथ मिल करके हमने फ़ोटो से अखबार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, औरों से लड़ा कैसे सकते हैं। हम फ़ोटो से लड़ाएंगे दूसरों को। हमने खूब लड़ाया, लड़ाई में जीते भी, अखबार लाखों में पहुंच गया, सक्सेस रहा, बहुत शांति में मन को मिली। एक ऑफ़र मिला दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण के मालिकान ने मेरे से बात किया कि मेरे अखबार में फ़ोटो का कल्ट नहीं है, तो आपको कल्ट पैदा करना है। तो मुझे वहाँ अपॉइंट किया समूह फ़ोटो संपादक, और मुझे हर जितने भी ये रेजिडेंट एडिटर होते हैं इनसे सीनियर रखा, इनको जूनियर रखा व्यवस्था में, ताकि मेरी बात को मानने में आराम रहेगा, प्रेशर बना रहेगा। 5 साल उनके साथ लगाया और काफ़ी आनंद आया। और चूँकि बड़ा अखबार है, उसका खाली जागरण ही नहीं है, और भी उनके अखबार हैं, कई एडिशन। हाँ, उनको भी देखना पड़ता है। और जैसे कि पंजाब में जाएंगे या उत्तर प्रदेश में ही देखिए, तो दैनिक जागरण के अलावा इनका एक बड़ा अखबार है इनकलाब, उर्दू का सबसे बड़ा है। और पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाबी जागरण भी है, और आप बम्बई में जाएंगे तो अंग्रेजी का मिड डे है, और गुजराती का भी मिड डे है, और आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाएंगे तो नई दुनिया अखबार है। तो ये सारा देखता था, सब जगह भ्रमण करता था, और अपनी जो टीम है उसको समझाता था कि लेखनी के बाद देखनी से अखबार की ताकत को कैसे बढ़ाए। तो उसका ये परिणाम ये हुआ कि हमारे जो डेस्क पे सब एडिटर होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, उनको मैंने स्किल देना शुरू किया कि फ़ोटो को कैसे आप समझेंगे कि इम्पॉर्टेंट है, और कैसे पिक्चर को रिजेक्ट करेंगे आप। रिजेक्ट करने के फार्मूले बताया, पिक्चर को कॉलम में रख करके, जो हम यूज करते हैं अखबार के पन्ने पर, उसको कॉलम में डालते हो, जैसे 2 कॉलम में, तो 2 कॉलम की कंपोजिशन पिक्चर का किस तरह से होनी चाहिए वो उनको फीड किया, फोटोग्राफर को भी, रिपोर्टर को भी, सब एडिटर को भी। और जब बड़ी तस्वीर की जगह बनती हो तो उसके एलिमेंट किस तरह दिखने चाहिए ये भी उनको बताने का शुरू किया। क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो वाइडर होना चाहिए, छोटी स्क्रीन पर 2 कॉलम 1 कॉलम देखते हैं, बोल्ड होना चाहिए। ये ज्ञान उनको दिया, और उससे अखबार में फ़र्क भी पड़ने लग गया। सर, स्वाभाविक सी बात है, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति समूह का चीफ फ़ोटो एडिटर होगा तो क्यों नहीं क्वालिटी पर प्रभाव पड़ेगा। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। उम्दा फोटो पत्रकारिता की आपके शब्दों में क्या परिभाषा है? फोटो पत्रकारिता की जी, रोशनी से लिखी जाने वाली खबर को फोटो जर्नलिज्म कहते हैं, जो हम लाइट से लिखते हैं। मेरे चेहरे पर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और आपके कैमरे के पास पहुंचती है, कैमरा देखता है उसे उस लाइट के माध्यम से, ये खबर की तरफ जब उस कैमरे को हम करते हैं तो उसको फोटो जर्नलिज्म कहते हैं। और जब हम फैशन की तरफ करते हैं तो फैशन फोटोग्राफी कहते हैं। तो जब खबर की तरफ हम उसे कहते हैं तो एक अंतर आता है देखने के नज़रिए में। क्या नज़रिया आता है? जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कम लोग इसको
बताते हैं, वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, इसको मैं प्रचार करना चाहता हूँ। अखबार में जो फ़ोटो छपती है उसमें जैसे जिस तरह से लेख लिखा जाता है, जैसे आप कोई खबर लिखते हैं तो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। पहला पैराग्राफ में क्या होगा, इंट्रो होगा, और ख़बर के एक तरह का वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, और उसको आप वो साबित करने के लिए दूसरा पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। अब फिर तीसरे पैराग्राफ में जाके आप समापन करते हैं। ये क्रिया तस्वीरों में भी दिखती है, जगह का अंतर होता है। हमारी जो तस्वीरें होती है वो पहला पैराग्राफ उनका सबसे निचला हिस्सा होता है, एक्सट्रीम निचला, सेंटर, और एक अर्ध चंद्राकार बनाइए, उसके बीच में जो पूरे पिक्चर को नहीं बल्कि आधे तक का एक अर्ध चंद्राकार बनाइए, दाहिने बाएं थोड़ी जगह छोड़िए, ये जो बीच की जगह है ये मेरा इंट्रो होता है। इसको ये कह सकते हैं रूल थर्ड पर आप बात कर रहे हैं। हाँ, वो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको इसी लाइन पर रहें तो अच्छा है, क्योंकि फोटोग्राफी का जो रूल थर्ड है थोड़ा डिफरेंट है और ये जर्नलिज्म का अलग है। जर्नलिज्म और फोटोग्राफी दोनों, फोटोग्राफी से जर्नलिज्म और फोटोग्राफी से फोटो आर्ट, दोनों की सोच में फ़र्क होता है। तो मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। जर्नलिज्म में वो जगह इंट्रो पॉइंट है, कोई भी घटना होगी तो उसी बॉक्स के अंदर मुख्य बिंदु, जो मुख्य घटना का जगह रहनी चाहिए, ऊपरी जो हिस्सा है उसका दूसरा अर्धचंद्राकार जब बनाएंगे तो दूसरा पैराग्राफ होता है, यानी कि उसको विस्तार देती है, सराउंडिंग को दिखाती है, लोगों के मूड को बताती है। और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एटमॉस्फेयर को बताता है, शहर का आइडेंटिफिकेशन करता है, वो मौसम को, दिन रात को वर्णन करता है, और वो बताता है कि इस जगह पर जहाँ घटना हुई कैसा माहौल रहा होगा आसपास। ये 3 पैराग्राफ पिक्चर में होने चाहिए। देखा साथियों, कितनी खूबसूरत अंदाज में सर ने तस्वीरों को 3 पार्ट में बांटकर, यानी जिस तरीके से खबर के 3 पार्ट होते हैं उस तरीके से तस्वीरों को भी 3 पार्ट में एक बेहतर फोटो पत्रकारिता का एक सर ने उदाहरण दिया। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वक्ता हैं सर, और बहुत कमाल का बोल रहे हैं सर। तो सर जो हमारे जो दर्शक हैं, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हों या फोटोग्राफी से जुड़े हुए शौकीन लोग हों, और या जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष, ये उनके लिए भी विशेष है जो फोटोग्राफ को अखबार पर रख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, जो डेस्क है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण फोटो जर्नलिस्ट के लिए सवाल है। देश दुनिया में तस्वीरों का डंका बज रहा है, लेकिन हमारे कुछ जो फोटो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी ताकत को नहीं समझते हैं। आपका पूरा जीवन फोटो पत्रकारिता के लिए समर्पित रहा। एक फोटो जर्नलिस्ट की क्या ताकत है, थोड़ा सा अपने शब्दों में बताने की, उदाहरण सहित बताएं सर। कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे एकदम परिवर्तन हुआ हो आपके इस कार्य का। देखिए यार, की कई तस्वीरों ने कई बांधन तोड़े हैं और सरकारों को बहुत कुछ सिखा दिया है कि यह बात यह नहीं है। इस तस्वीर ने बहुत कुछ बदल के दिखाया है। आप भी देखे होंगे बहुत बार कि तस्वीर से ही वो आइडेंटिफाइड होता है कि हाँ ये बात हुई है, और तस्वीर चूँकि सत्यापित करती है तो सत्यापित कभी शब्द नहीं कर सकते। मैं अपनी तस्वीर की एक दो तस्वीरों की बात कर लेता हूँ। जब जर्नलिज्म में आया तो एक सनक रहती थी कि मैं कौन सी ऐसी पिक्चर दूँ कि चर्चा हो उसकी। तो उस चर्चा के दौरान मैं हमेशा उधेड़ बुन में रहता था। इसी उधेड़ बुन करते करते मैं बीहड़ों में चला गया चंबल के, और मैं फूलन से मुलाकात मेरी हो गई। उन दिनों की सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ फूलन होती थी। फूलन देवी को मैंने जंगल में शूट किया। वाह, जब वो अपने, जहाँ एक और सरकार के बंदूकधारी फूलन देवी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, वहीं हमारे आदरणीय जगदीश यादव सर AK-47 यानी अपने कैमरे के दम पर वहां तक पहुंच गए। सर आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, कोई डर नहीं था, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी हूँ मुझे। और एक और बात है, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं फोर्स की नौकरी किया हूँ और मैं फुल 1 साल का ट्रेंड हुआ हथियारों। लेकिन सर वो जब फोर्स की नौकरी थी तो ज्यादा खतरा था ना? नहीं, लोग समझ ना जाएंगे आर्मी फोर्स का व्यक्ति। नहीं, मैं फोर्स में था तब नहीं गया था, लेकिन उससे जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी, हथियारों का बिहेवियर जो मैं समझता था, हथियारों का एक्ट जो समझता था, जो कैसे वो काम करते हैं, तो मेरे को प्रोटेक्शन भी समझ में आता था और मैं उसको मैंने उसको मैनेज करना भी समझता था। तो मैं हथियार से ज़्यादा नहीं डरता, क्योंकि मैं छोटी पिस्टल से लेकर के 3 इंच मोटर और लाइट मशीन गन तक का खूब अभ्यस्त रहा। तो मुझे कैमरे से जब मैं शूट कर रहा हूँ तो हथियारों का डर मुझे कम रहता था बहुत। सर मतलब बंदूक की गोली चला कर आप आँखियों से गोली मारने लग गए। तो मुझे लगा कि ये क्या कर लेगा हथियार, मैं समझता हूँ कि क्या करेगा। हाँ, तो उससे नहीं, वो देखिए वो बहुत संपर्कों से होता है। ऐसा नहीं कि आप चंबल में चलते चले जाएंगे और मिल जाएंगे, ये संपर्क से होता है। आपकी सीनियरिटी और अनुभव का, पूर्ण अनुभव का एक उदाहरण है सर। खास तौर से पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियन का संपर्क
बुरों से भी रहता है, अच्छों से भी रहता है। तो उन पॉलिटिशियनों से साठ गांठ करके मैं उनकी मदद से फूलन के सामने खड़ा हो गया वाह। और वो शूट किया। मैं सलाम करता हूँ सर आपको फूलन और सीधी मुलाकात करने के वो लिए। तस्वीरें माला सेन ने किताब लिखा इंडिया बैंडिट क्वीन, उसमें छपी हैं, जो भी इंटरनेशनल पब्लिशिंग है। और उसी किताब के आधार पर इंडिया बैंडिट क्वीन फिल्म बनी है। और उस किताब में मेरा मेंशनिंग है, खूब नाम दिखेगा। तो वो ये रहा। और नहीं वो मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दूँ। सबसे ज़्यादा उसमें ज़्यादा थ्रिलिंग जो था सो था, उससे ज़्यादा थ्रिलिंग एक और हुआ उसके जब सर सॉरी सर, हाँ। जब आप फूलन जी से मिले फिर क्या हुआ? क्या थर-थर कांप रहे थे आप सर? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि हम अटेम्प्ट तो बहुत दिन से कर रहे थे, तो मुझे रात के 3:30 बजे ले जाया गया वहाँ। तो उस स्पॉट पर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी, 6:30 के करीब। 6 जा बजे रहे थे सर आप यहाँ? बहुत सारे रास्ता पैदल गए, कुछ दूर गाड़ी से, फिर पैदल। तो जब वहाँ पहुँचे तो गैंग था। आप मेरे किसी वीडियो में देखेंगे तो आपको सारी तस्वीरें हैं, आप चाहें तो उठा भी सकते हैं उसमें। तो वो गैंग को देखा, लेकिन मेरी आंखें फूलन को खोज रही थी और मुझे फूलन नहीं मिल रही थी। और इसलिए नहीं मिल रही थी कि मेरे दिमाग में जो फूलन के बारे में समझ आई थी, सोचा था कि इंडिया बैंडिट क्वीन है तो एकदम शेर की तरह होगी। हाँ। और जब मैंने परेशान हो गया, मुझे फूलन नहीं मिल रही है, तो जो मेरा संपर्की था उससे मैं नज़दीक गया और मैंने कहा कि कहाँ है फूलन? बोला जहाँ आप खड़े थे वहीं वो बैठी है। तो मैं दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो सुंदर सी नहीं सुंदर सी बिल्कुल नहीं, एक सामान्य गरीब घर की महिला बैठ के सर्दियों में आग जल रही है और उसमें थोड़ा सा गर्मी लेने की कोशिश कर रही है। और बड़े मैले से ही कुछ कचेले कपड़े हैं, क्योंकि तब वो मूवमेंट में ही थे लोग, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे। तो एक बार मेरे मन में आया कि जो मैं कल्पना करके आया ऐसा दिख नहीं रहा। तो तब मेरा दिमाग में टन से मारा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे हर स्थिति को दिखाना है। मैंने एक खेद भी हुआ मुझे कि जैसा मैं सोच रहा था वो नहीं है। तो मैंने उसको शूट किया तो बवाल भी हुआ, बहुत भगदड़ मची, हल्ला हुआ, ये क्यों शूट हो गया, कैसे हो गया। फ्लैश चलाया होगा? फ्लैश नहीं चली। अच्छा। वो अवेलेबल लाइट में शूट किया, क्योंकि फिल्म और कैमरा मेरे पास ठीक ठाक रहता था। ट्राइक्स फिल्म थी कोडेक की, 400 ISO ASA होता था उन दिनों। तो उससे शूट किया तो उसमें ज़रूरत नहीं थी फ्लैश की। तो वो शूट किया तो वो भगदड़ मची, सब डकैतों ने घेर लिया, ये कैसे हो गया। फिर उस व्यक्ति ने, जो मेरा मीडिएटर था, उसने कहा कि तुम्हारे भले के लिए करा रहा हूँ, चुपचाप बैठ जाओ। और उनके आदेश का पालन करते हुए लोग चुप हो गए। लेकिन मुझे ये हिदायत दी फूलन ने खुद ने कि दोबारा कैमरा निकालना नहीं, बैग में डाल लो। तो मैं डाल लिया बैग में। अच्छा। अब घटना ये होती है कि बैग में तो डाल लिया, थोड़ी देर तो हम खड़े रहे, बेचैन होता रहा। अब इसके बाद हुआ कि गैंग अब चलेगा, दूसरी जगह जाएगा, मोह करके एक गाँव था वहाँ जाएगा। मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ। अब बोला कैमरा नहीं निकालना। मैं देख रहा हूँ एक पिक्चर है कि गेहूं के खेत के बीच में से पूरा लाइन बना के डकैत चले जा रहे हैं, उसमें एक आदमी गट्ठर भी रखा है सिर पर सामान का। मैं कहा ये शॉट है। मैं कहा कि अब क्या करूँ, कैमरा निकालने नहीं दे रहे। तो मैंने पेशाब करने के बहाने से गेहूं के खेत में घुसा, वहाँ से कैमरा निकाला धीरे से, आँख पर नहीं लगाया, ऐसे किया और बिना देखे हुए अंदाजे से क्लिक किया 2 और कहा कि भगवान भरोसे, और फिर कैमरा उसमें बंद करके फिर चैन बंद करता हुआ आगे खड़ा जाने लग गया मेरे साथ। मैं उसको भगवान से मना रहा था कि ये शॉट बड़ा अच्छा है, आँख पर लगा नहीं सकता, डिजिटल है नहीं फिल्म वाला कैमरा। लेकिन कृपा रही ईश्वर की, दोनों तस्वीरें ठीक थी। हाँ, उसमें एक कंपोजिशन की गड़बड़ी क्या थी कि गेहूं का खेत आया था लेकिन स्काई ज़्यादा आ गया, स्काई को कम आना चाहिए था। मैंने कहा इसे तो मैं क्रॉप भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पिक्चर बहुत हिट है। तो वो रहा। और ये इसके बाद उसको एक जगह ले जाया गया, उसको साफ कपड़े पहनाए गए, ड्रेसअप किया गया, गन पकड़ी, हथियार लगाई, वो शॉट में शूट के लिए वो मैं शूट कर दिया। कमाल की बात कर दिया। तो मतलब जो रोका गया था वो मैडम ने, यानी बैंडिट क्वीन आयरन लेडी ने बहुत अच्छे आभूषण और वस्त्र नहीं है, इसलिए रोका गया था आपको? नहीं, इसलिए नहीं रोका गया था। इसलिए रोका गया था कि आज तक उसकी तस्वीर कभी खींची नहीं गई थी, वो पहला क्लिक था कैमरे का। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कैमरा का क्लिक क्यों हुआ इस पर बहस थी। आपने पहली तस्वीर आयरन लेडी फूलन देवी जी की खींची सर। हाँ, नहीं उससे भी ज़्यादा मज़ा क्या आया मैं आपको बताऊँ, आपके दर्शकों को भी मज़ा आएगा। 1 साल जब पूरा होना हुआ ना, उसके कुछ दिनों बाद उसने सरेंडर कर दिया, सरेंडर हो गई, जेल में चली गई, ग्वालियर सेंट्रल जेल। इसके बाद हमारे अकबर साहब थे एडिटर, MJ अकबर, टेलीग्राफ के एडिटर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके जेल की कंडीशन की पिक्चर चाहिए। तो काफ़ी कोशिश की गई, बहुत बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे भोपाल से ग्वालियर तक चक्कर काटे, किसी तरह से परमिशन की कोशिश की, मिली नहीं।
वापस आ गए। मैंने अकबर साहब से कहा मैं अटेम्प्ट करूं, बोला तुम कैसे कर लोगे। मैं बोला कि देसी जुगाड़ लगाऊंगा, जो देहाती आदमी हूँ मैं भी देहाती बन के जाऊँगा, कुछ करता हूँ इंतजाम। उन्होंने कहा कि जाओ। मैं ग्वालियर में जाके 1 हफ्ते के लिए बस गया एक लॉज में, और रोज़ का काम मेरा था जेल के गेट पर जाना, उन सिपाहियों से गपशप करना, उनकी खैनी खाना, उनके साथ रोटी खानी, रोटी में बांध के ले जाता था, ढाबे से रोटी सब्जी ले जाता था और वहीं बैठ के खाता था। वो यही रोज़ कहता था कि मेरे को मिलवा दो, बोले नियम नहीं है, रोज़ नियम का हवाला। अंत में वो आज ही जा गए मेरे रोज़ जाने से, कहा कि जाओ तुम्हें कल मिलवा देंगे। तो मैं कहा कि ठीक है कल मिलवा देना। तब मैंने अपने सामान संभाले, कैमरा बैग ले जा नहीं सकता था, कैमरा अलाउ नहीं है। मैंने एक थैला जो सब्जी लेने जाते हैं ऐसे थैले में नीचे कुछ कपड़े रखे, उसके अंदर कैमरा लपेटा, उसमें फिल्म लोड करके, उसके ऊपर कुछ और मैले कुचैले जो गंदे कपड़े नहाने के बाद जो बदल देते हैं वो सब रखा, उसमें फिर एक पैकेट में रोटी सब्जी रखा, ये सब इंतजाम रख के मैं गया। और ताकि वो चेक होगा तो इसी में उलझ के मुझे नहीं देख पाएंगे कैमरा। वही हुआ, उन्होंने नॉर्मल से एक चेक किया, अरे सर क्या क्या रखते हो, अरे रोटी है भूख लग जाएगी। तो बोला कि जाओ जाओ, भेज दिया जेल के अंदर। मेरे जाते ही फूल ने देखा, अरे बाबूजी आ गए, वो जो जेल में जंगल में आए थे। पहचान लिया? हाँ पहचान लिया तुरंत, क्योंकि हमको बहुत धमका चुकी थी ना, जीवन की पहली तस्वीर भी तो खींची थी सर। हाँ, और उसने धमकाया खूब वो जंगलों में, तो ये यहाँ धमकाई नहीं, बिल्कुल रिएक्शन उसका दूसरा था। वो आदर और सम्मान से बोली, अरे बाबूजी आ गए जो जंगल में जिनको हमने सताया था बहुत। तो वहाँ पहुँच गया, शूट शुरू हुई, शूट कर लिया उसी कपड़े में जैसे वो जेल में रहती ऐसे ही शूट किया। अपने कुत्ते को खाना खिला रही है, गैंग वाले और भी खड़े हैं इधर उधर, गैंग के एक साथी सरेंडर किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इसकी एक भारतीय महिला के रूप में एक तस्वीर चाहिए। मैं कहा कि साड़ी चाहिए, बोलती वो तो कुछ है ही नहीं, साड़ी नहीं है। साड़ी किसी दूसरे कैदी से? दूसरे जगह से, मैं उसकी बहन से जो बाहर रहती थी, वो एक अलाउ था कि उसकी बहन आ सकती है उसकी मदद के लिए, रुक्मणी नाम है। रुक्मणी के हाथों से साड़ी और भारतीय वस्त्र भेजे और उसको समय दिया कि कल 10:30 बजे तैयार रहना, कोशिश करूँगा। हाँ, और जब मैं वापस आया पहले दिन शूट करके गेट पर आया, बोला कि भाई कल त्यौहार है, रिश्तेदारी है मेरी, कल मैं एक बार जाने देना 10 मिनट के लिए। तो बोला आ जाना। तो मैं अगले दिन गया, साड़ी पहन के गेट दरवाजे पर खड़ी थी, हंसते हुए उसने क्लिक किया। इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें खींचा वहाँ से। पर जो रहते हैं पीले वस्त्र पहनकर, उनकी ना कौन पीले? जवानों की अंदर जेल के अंदर पीले कहाँ, कोई नहीं पहनते। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ देखते नहीं, वहाँ नहीं पीले। तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी नज़र नहीं पड़ी आपके ऊपर? कैसे नज़र पड़ेगी? उसका तो ऐसा था कि जैसे एक रूम और बरामदा बना है और उसके अंदर बाउंड्री है, अब बाउंड्री में एक दरवाज़ा है, जब दरवाज़ा उसमें क्या दरवाज़ा बंद कर लो, कोई आएगा ही नहीं, अंदर ही शूट करता रहा। अरे वाह। तो उसके बाद थोड़ा इतना चेकिंग अभियान नहीं था, बड़े मेटल डिटेक्टर वगैरह इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। 1984 नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई थी, कुछ हुआ नहीं था, तो इतना ध्यान नहीं करते थे। और पुलिस सोचती थी कि मैं हूँ तो इनकी हिम्मत कहाँ कुछ गड़बड़ कर जाए। उन दिनों पुलिस की भी हिम्मत होती थी कि मैं हूँ तो ये कैसे कर लेंगे। अगर टोपी रखी है तो समझ लो पुलिस हाँ, रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। अभी नहीं मानते लोग, तो वही स्थिति थी। लेकिन उसमें घटना ये हो गई कि बगल का एक गैंग था मलखान सिंह का, उसके लोगों ने फूलन, दोनों विरोधी गैंग, हाँ, तो फूलन के एक आदमी उधर टहल रहा था, उसको उन्होंने पीट दिया। अब पीट दिया तो भागा आया कि मुझे पीट दिया। फोटो शूट के दौरान ही मैं इधर शूट कर रहा था, उसको उधर कहीं पीट दिया, दूसरी तरफ बाहर गया था वो पीट दिया। तो फूलन, अब तब तक मैं ब्लैक एंड वाइट तो शूट कर लिया था, कलर रोल लोड कर रहा था, कलर एक छिपा के ले गया था स्लाइड, ताकि मैगजीन का कवर बनेगा। लोड करने जा रहा हूँ, तब तक ये कहती है कि 5 मिनट बैठो, मलखान के लोगों को मैं पीट के आती हूँ। लट उठा लिया उसने। अरे मैंने कहा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा। मैं उसको बहुत पकड़ के बैठाया कि मैं मुश्किल हुई। अरे कोई मुश्किल होगी, मैं हूँ ना, मैं पीट के अभी आती हूँ। ऐसा पीट के आई कि क्या कि वहाँ एक पगली घंटी कहते हैं जेल में बजती है, वो बज गई। और इसके बाद भगदड़ शुरू हुई और मैं अंदर ही हूँ। और मैं कहा कि अब तो गया काम से, अब मैं कैमरे को कैसे बचाऊँ, शॉट कैसे बचेगी, चिंता ये है। मैंने देखा उसके चारपाई के नीचे एक एल्युमिनियम का पतीला था, मैं उसमें कैमरे को रखा, उल्टा कर दिया। हाँ, पुलिस आई तो मैं अपना झूठ का तंबाकू बनाएगा, बहुत डरा हुआ आदमी, मैं बहुत डरा हुआ था। तो उस दिन मैं बहुत डरा था। उस दिन पूरी पोल खुल, जंगल में नहीं डरा था, वहाँ डरा हुआ था। वहाँ डरा ये था कि सारा नाश हो जाएगा मेरा, मालूम हो गया। तो बोले ये कौन है? मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा कपड़ा धपड़ा से ऐसा नहीं पहना था, मैं ऐसा पहना था कि बिल्कुल गांव से कालपी से आया हूँ, थैला वाला लिए हुए। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया और वो देख वो के अपने चले गए। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। फिल्में मैं
और कैमरा रुक्मणी को दे दिया, उसने अपनी टोकरी में डाली, अपने घर ले गई। वहाँ से मैं गया उसके घर, अपना सामान उठाया और भागा दिल्ली की तरफ की, जान बची लाखों पाए। लौट के रुक्मणी को फोटो दिए, कैमरा ले लिया और सीधे दिल्ली भागे कि अब भागो जान बचा के, क्योंकि इनको पता लगेगा तो कहीं से ही पकड़ लाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली जाने के बाद ऑफिस गया, ताला खोला और सोचा, मुझे डर लग रहा था कि बराबर भय लगता था कि मेरी फिल्में ख़राब ना हो जाए, स्वाभाविक सी बात। हाँ, तो डर लग रहा था। तो मैं पहले उनको प्रोसेस किया, फिर उसको सुखाया, उसको काट के वैलेट में डाला, एक दराज में डाल के ताला लगा के चाबी लेके तब घर गया। कन्फर्म होने के बाद कि हमारा काम 100% ठीक हो गया। हाँ, तो ये है कहानी। तो ये, हाँ, तो ये थी। और ऐसे कई वाकयात हुए। फिर कभी आप अगली बार मुझे मौका दे तो और बताऊंगा। सर बहुत अच्छी बात बताइए। सर एक अगला सवाल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, चूँकि आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है और आपका बड़कपन है जो आप मुझे समय दे रहे हैं सर। फोटो पत्रकारिता के प्रतिदिन नई नई चुनौतियां आ रही हैं हमारे और आपके सामने। जो मोबाइल्स आ रहे हैं सर, जो गैजेट्स आ रहे हैं, उनसे कहीं तक जो प्रेस के जर्नलिस्ट हैं उनको सीधा सा इफेक्ट हो रहा है। तो आने वाले वक्त में सर फोटो जर्नलिस्ट और मोबाइल के दौर में हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप उसको नज़रिए को बदल के देखना पड़ेगा पत्रकारिता को। जैसे हम पहले तस्वीर खींच के अखबार में छापते थे, अब हमें स्किल्ड होना पड़ेगा। स्किल्ड ये जो आप कर रहे हैं, हमें अखबार में पिक्चर देने आता हो, शूट करने आता हो, वीडियो शूट करने आता हो, वीडियो की एडिटिंग आती हो और अपलोडिंग आती हो, ये सारी स्किल को, और उसके बारे में डिस्क्राइब करने आता हो, कैप्शनिंग आती हो, जिसके पास सारी विधा नहीं होगी उसका सर्वाइवल नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म का मीडियम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और आप अगर चेंज ना हुए, वही प्रेस फोटोग्राफर बने रहे, तो आपका इंतजाम नहीं है। जहाँ तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, प्रिंट मीडिया के तस्वीरों में दिनों दिन गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट का कारण ये भी है कि कई प्लेटफार्म के आ जाना, कई जब प्लेटफार्म तैयार हो गए हैं तो उस प्लेटफार्म में काम करने वाले लोग मार्केट की तरफ ध्यान रख करके कहाँ से पैसा आ सकता है, उनकी तस्वीरें छाप करके हम कैसे कमाई को अपना ठीक रख सकते हैं, इस एंगल को ज़्यादा ध्यान देते हुए फ़ोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरों को कम ले करके उस व्हाट्सएप से आई हुई उन तस्वीरों का भी उपयोग करते हैं, जिससे उनका अपना काम धंधा ठीक चलता रहे। लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र को सर्वाइव करने के लिए उसको टैलेंटेड होना ज़रूरी है। स्टिल से लेके वीडियो, लिखने से लेके डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसे आना ज़रूरी है, ताकि वो उसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे काम वो कर सके, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है मल्टी टैलेंट होने की अब दौर है, कंपटीशन का दौर। एक बात थोड़ा सा लीक से हटकर बोलूँगा। आपने बताया कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं और कंपटीशन टफ हो गया है, क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जब हम किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो वहाँ भी हमारी गुणवत्ता, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कंपटीशन होते हैं सर, परीक्षा के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे, कहीं टूर के नाम पर। तो वहाँ तो क्रैश नहीं हो रहा, वहाँ क्वालिटी बढ़ाने की बात चल रही है। और दूसरी तरफ क्वालिटी आखिर क्यों गिर रही है सर? नहीं, वहाँ भी थोड़ा बदलाव आया है। जो जर्नलिज्म पढ़ाने वाले जो संस्थान हैं, जो कई सारे संस्थान हैं जो फोटो जर्नलिज्म भी पढ़ाते हैं, वो लोग भी थोड़ा डाइवर्ट हुए हैं और मोबाइल जर्नलिज्म की तरफ भी आकर्षित वो तबका भी हुआ है, पढ़ाने वाला और छात्रों को तैयार करने वाला। क्योंकि इसको भी समझना ज़रूरी है कि अब उसी स्किल के लिए अगर क्वालिटी बढ़ाते रहें और हमारा टेकर नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। उसमें सबसे बड़ी ऐसी समस्याएं हैं कि पहले भी होता रहा, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रहा है कि जगह जगह, इस लेवल पे तो नहीं, जिला लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्रीय लेवल और राज्य के हेडक्वार्टरों में, राजधानियों में दिखाई दे रहा है कि तमाम चीज़ें पर फोटोग्राफर को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां, ख़ासतौर से रूलिंग पार्टियां, अपने ही लोगों द्वारा खींची हुई तस्वीरें अखबारों को भेज करके और अखबारों पर स्कोर बनाने की कोशिश करती हैं। और अखबार की अपनी मजबूरी है कि वो उनकी तस्वीरों को तरजीह भी देता है, तो उससे फ़ोटो जर्नलिस्ट की तरजीह मिलने में दिक्कत दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ोटो जर्नलिस्ट जो साथी थे अपने और आपके बहुत सारे जूनियर रहे होंगे, उनकी मनमानी के चलते ऑर्गेनाइजेशनों को फ़ोटो खुद भेजने पड़ रहे हों? मनमानी का तो मामला मैं इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि ये समस्या तो सदा रहती है।
और वो पहले भी थी जब मैं जब काम शुरू किया था, तब भी मैंने अपने वरिष्ठों को देखा था। उसमें से कुछ दिखते थे बहुत सीरियस और कुछ उस तरह ही दिखते थे जो आप कह रहे हैं। तो जो वैसे दिखते थे वैसे ही ख़त्म भी हो गए, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। लेकिन जो गंभीर होते थे वो बिल्कुल आगे बढ़ते चले गए। और कहते हैं ना कि भाई रोक नहीं पाएगा कोई जिसके पास टैलेंट होगा। टैलेंट की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि तस्वीर से जो प्रभाव बनाया जाता था अखबार में, उसमें कमी आई है, ये गिरावट आ रही है सर। गिरावट आई है। ये थे हमारे साथ दैनिक जागरण और बहुत से समाचार पत्रों के समूह फोटो समूह एडिटर आदरणीय जगदीश यादव सर, जो बहुत ही शानदार बात कर रहे हैं। अब हम अगला सेशन शुरू करते हैं। हाँ, ट्रेनिंग। हाँ, तो वही जो मैं एक बार बीच में आपको इशारा भी किया था कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को ये देखिए, जो फोटोग्राफर को फ़ोटो जर्नलिस्ट बोलते क्यों हैं? पहले फोटोग्राफर कहा जाता था, बाद में ट्रेंड आया कि फ़ोटो जर्नलिस्ट कहे जाने लगे। इसलिए कि जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ जो तस्वीरें खींची जाती है और उसमें जो लोग लगे हैं वो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं। वो फोटोग्राफर नहीं कह सकते फ़ोटो जर्नलिस्ट को। फोटोग्राफर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होता है। लेकिन फोटोग्राफी के माध्यम से खबर देने वाला जो फोटोग्राफर होता है, वो खबर की औकात के अनुसार पिक्चर की कंपोजिशन करता है। खींचने से पहले वो समझता है कि मेरे अखबार में कितना कॉलम का औकात है, प्रेशर कितना है खबर का, हाँ, कितना प्रेशर है। और ये लिखने वाले को भी समझ में आता है, ये फोटोग्राफर को भी आना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं, कोई धरना है छोटा मोटा है, 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, स्थानीय लेकर के, और मैं तस्वीर का कंपोजिशन ऐसे करूं कि जिसमें 4-5 कॉलम में उसका प्रभाव पड़े, तो उसको फोटो जर्नलिस्ट को मैं कमज़ोर मानूंगा, सोच से कमज़ोर। और वो अगर वो तस्वीर वैसी देता है जिसमें जगह की ज़रूरत है और जो वैल्यू है खबर की अगर छोटी है, उसको बड़ी जगह नहीं मिल सकती, और अगर उसी तस्वीर को बड़ी जगह में लगाने वाली को छोटी में लगा दिया जाए, तो वो अखबार के पन्ने पर लगने के बाद पाठक को दिखता नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है। इसलिए उसके अनुसार उसकी कंपोजिशन होनी ज़रूरी है। जैसे सिंगल कॉलम के लिए तकरीबन 150 शब्द, डबल कॉलम पिक्चर के लिए 250 शब्द, 3 कॉलम के लिए 350, और उससे बड़ी के लिए और शब्दों के बराबर कंपोजिशन की जाती है। अब जब 250 शब्द के बराबर एक फ़ोटो को लेना है, तो निश्चित रूप से उसमें आने वाले लोग या एलिमेंट या वस्तुएं कम होनी चाहिए। लोग हों तो 6-7 लोग से ज़्यादा ना हो, और वो पैर तक ना रहे, अननेसेसरी की ऑब्जेक्ट ना रहे, तब वो अखबार के पेज पर दिखेगा। अगर वो समझता है फोटो जर्नलिस्ट कि इसकी वैल्यू 2 कॉलम है और वो कंपोज उतने ही लोगों को करता है, तो परफेक्ट इम्प्रेसिव पिक्चर दे सकता है। ऐसे ही जब वो समझता है कि बड़ी खबर है, 3 और 4 कॉलम जा सकती है, तो उसके लिए वो कंपोजिशन में बदलाव करता है, सराउंडिंग को बढ़ाता है, एलिमेंट बढ़ाता है और वो ले जाता है। तो उससे 2 लाभ होते हैं। अगर अखबार कहता है कि 2 ही कॉलम लेंगे तो दूसरी पिक्चर देगा, कहेगा कि 3 कॉलम लेंगे तो दूसरी पिक्चर देगा। ये आवश्यक है। आइए, डेस्क के साथ ही रिपोर्टिंग की जो टीम है उनको भी समझना सोचना इसमें चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए कि उनको सही पिक्चर मिले ताकि अखबार प्रभावी रहे। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सर, हमारे जब यदा कदा चीफ फोटो एडिटर सुभाष मल्होत्रा हों, जो वर्तमान में इस समय वर्तमान में जो चीफ फोटो एडिटर हैं वो हों, उनका तो सीधा सा एक सिद्धांत है कि जिस तरीके से अर्जुन ने प्रशिक्षण के दौरान मछली की आँख को टारगेट किया था, सिर्फ घूमती हुई मछली की आँख को कवर किया था, ठीक उसी तरीके से हमारे SLR कैमरे जो हैं, इतना एक्सट्रीम क्लोज करिए ऑब्जेक्ट को कि वो अगर फ़ोटो छपे तो काफ़ी बेहंगम दृश्य। वही बात मैं भी कह रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं। लेकिन एक देखने की बात है, जिनकी बात कर रहे हैं वो एजेंसी में है। जी, एजेंसी देखिए, दिल्ली में बैठी एजेंसी अलीगढ़ की पिक्चर अगर ले रही है, मुरादाबाद की पिक्चर अगर ले रही है, तो निश्चित रूप से उसी पिक्चर को वो उठाएगी जिसका देश के विभिन्न इलाकों में ज़रूरत है, और इसका मतलब वो बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोटो होगी। तो उसको बहुत बोल्ड होना ज़रूरी नहीं है, उसमें एलिमेंट दिखने चाहिए, क्योंकि वो फिर लोकल नहीं है कि 2 कॉलम में ट्रेल दो। अगर कोई उठाता है तो उसको जगह पे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी है जिलों में काम करने वाले जो एजेंसी के फोटोग्राफर हैं कि उनकी सोच अपने शूट के प्रति नेशनल बनानी चाहिए कि जो मैं ये दिल्ली भेजूंगा तो ये नहीं कि मैं अलीगढ़ में हूँ तो अलीगढ़ के पन्ने पर छपेगी, मैं अलीगढ़ में हूँ ये बनारस छपेगी, ये पटना छपेगी, कलकत्ता छपेगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है
इसलिए छपेगी। बिल्कुल तो जब वो बाहर छपेगी तो छोटी का मामला नहीं है, बिल्कुल थोड़ी फैलेगी। बिल्कुल सर। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको जगह उस तरह से कंपोज करनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे वो कम्पिटिट करे।